नमस्कार। मैं M.K. झा एस्ट्रोलॉजर, कर्मण्यवादिका एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का विवाह जन्म से पूर्व ही ईश्वर के द्वारा तय कर दिया जाता है, यानी जोड़ी बना करके भेजी जाती है। यहाँ पृथ्वी पर हम जन्मपत्री मिलान के आधार पर यह ज्ञात करते हैं कि किसकी जोड़ी किसके साथ सही है। इतना सा काम करना पड़ता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी बेमेल विवाह हो रहे हैं उसके परिणाम हम सब देख रहे हैं। आए दिन आपसी तालमेल का अभाव रहता है, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं रहते, एक दूसरे लड़का और लड़की के परिवार के बीच सामंजस्य सही नहीं रहता है, तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। कभी कभी तो तलाक की स्थिति भी आ जाती है। बेमेल विवाह के कारण हमारे यहाँ आत्महत्याएं हो रही हैं, अकस्मात मृत्यु हो रही है, लोग परेशान हैं। आज के इस पश्चिमी सभ्यता के दौर में हम अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में ऐप डाउनलोड करके रखते हैं। जब भी कोई लड़का या लड़की का आपस में संबंध स्थापित करना होता है, विवाह करना होता है, तो हम उस ऐप पर दोनों की जन्म तिथि डालकर देख लेते हैं कि दोनों में कितने गुण मिल रहे हैं और विवाह कर लेते हैं। ये आधुनिक दौर है। यहाँ लड़के लड़की दोनों पढ़ाई के लिए बाहर निकलते हैं, शिक्षा प्राप्ति में बाहर एक दूसरे से जान पहचान होती है, फिर नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ जान पहचान होती है। कद काठी, रंग रूप, आकर्षण, धन, रहन सहन का स्तर, बस इतना देखते हैं और विवाह कर देते हैं अपने लड़के और लड़की का। इसका परिणाम आज आप देखेंगे कि 80% लोग परेशान हैं अपने वैवाहिक दाम्पत्य जीवन से। सिर्फ लड़का और लड़की ही नहीं, उनके परिवार वाले भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। ये सनातन परंपरा है कि लड़का और लड़की का कुंडली मिलान करके विवाह कराया जाना चाहिए। इस सनातन पद्धति में लड़का और लड़की की जन्मपत्री को 8 प्रकार से मिलान किया जाता है, जिसे हम वर वधू की कुंडली मिलान का अष्टकूट मिलान कहते हैं। 8 हिस्सों में दोनों की जिंदगी को पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म को विभाजित किया गया है और उस 8 हिस्सों का मिलान होता है, अंक प्राप्त होते हैं उसमें। उसके बाद फिर विवाह के लिए सही है, उचित है या नहीं है, इस पर निर्णय स्थापित किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। ये 8 प्रकार का कूट है क्या? किस किस कूट का मिलान लड़का और लड़की के जन्मपत्री से किया जाता है? सर्वप्रथम है वर्ण। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें हम व्यक्ति के स्वभाव
सामाजिक वर्ग का विश्लेषण करते हैं कि दोनों में तालमेल कैसा रहेगा। वर्ण जब मिलता है तो 1 अंक की प्राप्ति होती है। दूसरा है अष्टकूट मिलान का वश्य। वश्य 5 प्रकार के होते हैं: चतुष्पद, कीट, वंचर, द्विपाद और जलचर। वश्य में भी हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि वर वधू दोनों के प्रति आकर्षण एक दूसरे में कितना रहेगा। जब ये मिलान संपूर्ण होता है तो इसमें 2 अंक की प्राप्ति होती है। तीसरा है तारा। तारा 27 नक्षत्र हमारे ज्योतिष शास्त्र में है। 27 नक्षत्र को तारा के हिसाब से, तारा के आधार पर 9 हिस्सों में विभाजित किया गया है: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, वध, साधक, मित्र और अमित्र। ये 9 तरह के तारा, इसमें मिलान होता है कि भाग्य और सुख समृद्धि लड़का और लड़की का कैसा रहेगा। अगर तारा मिलता है तो इसमें 3 अंक प्राप्त होते हैं। चौथा है योनि। 13 तरह की योनि होती है हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के आधार पर। समस्त जीव जंतुओं को मिलाकर इसे 13 प्रकार का योनि बताया गया है: अश्व, गज, मेष, सर्प, स्वान, मार्जर, मूषक, महिष, व्याघ्र, वानर, नकुल और सिंह। इसमें देखा जाता है कि दोनों की कामुक और प्राकृतिक स्थिति कैसी रहेगी, एक दूसरे के प्रति दोनों में कामुकता की भावना रहेगी कि नहीं रहेगी। योनि का जब मिलान संपूर्ण होता है तो इसमें मिलते हैं 4 अंक। उसके बाद है ग्रह मैत्री, यानी हमारे राशि का स्वामी उसका कौन सा ग्रह है और लड़की के राशि का स्वामी उसका कौन सा ग्रह है, आपस में मैत्री है या नहीं, ये देखा जाता है। ग्रह मैत्री में 12 राशियां हैं, 12 के अलग अलग स्वामी हैं और उस स्वामी में किसी न किसी के साथ किसी की मित्रता है, किसी की मित्रता नहीं है। उस आधार पर ये मिलान किया जाता है कि लड़का और लड़की के ग्रह मैत्री हैं या नहीं। अगर ग्रह मैत्री मिलते हैं तो इसमें मिलते हैं 5 अंक। उसके बाद है गण। गण 3 प्रकार के होते हैं: देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण। इसमें यह देखा जाता है कि किस गण का किस गण के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, संबंध अच्छा रहेगा, स्वभाव और व्यवहार एक दूसरे से मेल करेगा कि नहीं करेगा। जब गण का मिलान हो जाता है तो इसमें मिलते हैं 6 अंक। उसके बाद है भकूट। वित्तीय संबंधों से संबंधित इस भकूट का मिलान किया जाता है। कैसा रहेगा आपस में सूझबूझ, वित्तीय संबंधी सूझबूझ। जब भकूट का मिलान हो जाता है तो इसमें मिलते हैं 7 अंक। और अंतिम में 8वां कूट है नाड़ी। 3 प्रकार के नाड़ी होते हैं: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। इन नाड़ी में समान नाड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर समान नाड़ी है तो नाड़ी दोष उत्पन्न होता है। नाड़ी दोष हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति को दर्शाता है। हमारा कैसा रहेगा, संतान उत्पत्ति होगी या नहीं होगी, संतान होगी तो स्वस्थ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें गण में हम देखते हैं। और जब गण मिलता है
तो इसमें मिलते हैं कुल 8 अंक। अब 1 से लेकर के 8 तक जो कूट है, इसके अंक को जब हम जोड़ते हैं तो वो कुल आता है 36 अंक। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इस 36 अंक में यदि 1 से 18 अंक तक है, 18 से नीचे है, तो उचित मिलान ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इसे नहीं माना जाता है, वर वधु का संबंध नहीं करने की सलाह दी जाती है। अब यदि 18 से 24 के बीच में है अंक, गुण मिलते हैं, 18 से 24 गुण मिलते हैं, अंक मतलब गुण हो गया, तो स्वीकार्य स्थिति उसको माना जाता है कि हाँ चलिए विवाह किया जा सकता है, ठीक है। अब यदि 24 से 32 के बीच में हो, 24 से ऊपर और 32 तक यदि गुण मिलते हैं वर वधु की कुंडली में, तो उसे बहुत अच्छा मिलान कहा जाता है। और यदि 32 से 36 के बीच में, यानी 32 से ऊपर 36 तक के गुण मिलते हैं वर वधु की कुंडली में, उसे उत्कृष्ट मिलान कहते हैं, सर्वोत्तम मिलान कहा जाता है। क्योंकि नारी को 8 अंक प्राप्त है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कूट के मिलान में सबसे महत्वपूर्ण है नारी। नारी का मिलना अति आवश्यक है कि नारी दोष यदि अधिक से अधिक अंक प्राप्त भी हो गई है कुंडली मिलान में और नारी दोष मिल रहा है, तो विवाह नहीं करना चाहिए। क्या होता है, पति पत्नी के अब बीच में सामंजस्य अच्छे नहीं रहते हैं, तालमेल अच्छे नहीं रहते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तलाक तक की स्थिति आ जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, या वर की या वधू की कोई आकस्मिक घटना दुर्घटना उत्पन्न हो जाती है, कोई शारीरिक रोग, बड़ी बीमारी, भयानक शारीरिक रोग का शिकार हो जाते हैं, संतान प्राप्ति में नहीं होती है, बाधा उत्पन्न होती है और होती नहीं है, और यदि हो गई तो संतान स्वस्थ नहीं रहते हैं। सिर्फ लड़का और लड़की का ही नहीं, दोनों के परिवारों में भी तालमेल अच्छा नहीं रह जाता है। ये घटना दुर्घटना लड़के और लड़की दोनों में से किसी के भी परिवार में भी हो सकता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि नारी दोष यदि व्याप्त है, तब यदि आप विवाह करते हैं तो लड़का और लड़की की ही जिंदगी तबाह नहीं होती, बल्कि 2 कुलों का नाश हो जाता है। इस संदर्भ में हमारे प्रभु श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा है, नारी दोषे भवेन मृत्यु, नारी दोषे भवेन मृत्यु गुणैः सर्वैः समन्वितः। अर्थात कुंडली में सभी गुण मौजूद होने पर भी यदि नारी दोष व्याप्त है तो प्रेम या विवाह करना महा अपराध और महापाप है, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित रूप से मृत्यु होती है किसी न किसी की। जिस किसी के भी जन्म पत्री में नाड़ी दोष है, उसे प्रेम या विवाह को त्याग देना चाहिए। ये वशिष्ठ संहिता में अध्याय 32 में श्लोक 188 में महर्षि वशिष्ठ ने कहा है। ठीक इसी तरीके की व्याख्या ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद जी ने भी बृहद देवज्ञ रंजनम में अध्याय 71 और श्लोक 421 में यही बात उन्होंने भी कही है। ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मनु ने मुहूर्त चिंतामणि में अध्याय 6 और श्लोक
34-35 में उन्होंने भी इसी बात को दोहराया है। तात्पर्य यह है कि नाड़ी दोष निश्चित तौर से बहुत महादोष में गिनती में आती है, और नाड़ी दोष अगर व्याप्त है तो प्रेम या विवाह करना निश्चित तौर से त्याग देना चाहिए। ये अच्छे नहीं माने गए हैं हमारे संस्कारों में, क्योंकि इससे जो परेशानी उत्पन्न होती है वो लड़का और लड़की के साथ साथ वर वधू के साथ साथ उनके दोनों के परिवारों में भी ये परेशानी उत्पन्न होती है, और फिर इसका कोई निदान नहीं मिल पाता है। अब हम यहां आपको बता रहे हैं कि नाड़ी दोष कैसे होता है। नाड़ी दोष होता है यदि वर और वधू दोनों की कुंडली में एक ही नाड़ी, वर की भी आदि हो, उसकी भी आदि, कन्या की भी, वर की भी मध्य हो, कन्या के भी मध्य हो, या वर की भी अंत्य हो, कन्या की भी अंत्य हो, तो नाड़ी दोष व्याप्त हो जाता है। एक नाड़ी दोनों की नहीं होनी चाहिए। अब यहां कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जो नाड़ी दोष परिहार को भी दर्शाती है। नाड़ी दोष कहां कहां परिहार हो जाता है, यानी नाड़ी दोष कहां कहां भंग हो जाता है, आपको ये भी जान लेना आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि नाड़ी दोष भंग हो रहे होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल जाते हैं। तो नाड़ी दोष कब नहीं लगता है, कब उसका भंग हो जाता है नाड़ी दोष का प्रभाव? जब वर और वधू की एक ही राशि और नक्षत्र अलग अलग, तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। जब वर वधू का नक्षत्र एक हो, राशि अलग अलग, तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। जब वर वधू का नक्षत्र एक हो किंतु चरण अलग अलग, तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। ऐसे में नाड़ी दोष का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता है। लेकिन सिर्फ अष्टकूट मिलान ही जीवन का सबसे बड़ा वैवाहिक संबंध में, लड़का लड़की के मिलान के संबंध में सिर्फ अष्टकूट मिलान और गुण मिलान ही मुख्य चीजें नहीं है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की स्थिति क्या है, कमजोर तो नहीं है। सप्तम भाव में बैठे जो ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है, सप्तम भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं, सप्तमेश की युति किसके साथ, ये सारी चीजें भी जन्मपत्री मिलान में देखना आवश्यक होता है। उसके बाद आप पंचम भाव को भी देखेंगे कि पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित है या नहीं। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह स्थित है और सप्तम और सप्तमेश की स्थिति अच्छी है और नाड़ी दोष का परिहार हो रहा है, तो आप निश्चित तौर से वर वधू की, वैसे वर वधू का विवाह संपन्न करा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यदि नाड़ी दोष परिहार हो रहा है या नाड़ी दोष परिहार, बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी मेरा वीडियो देख करके अपने संतान का, अपने पुत्र पुत्री का विवाह करेंगे तो वो जन्मपत्री मिलान कराएंगे, गुण मिलान कराएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो पश्चिमी सभ्यता के दौर में आगे बढ़ चुके हैं और विवाह कर चुके हैं और बिना गुण मिलान के विवाह किए, और गुण मिलान करने पर पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या है। वैसे जातक जातिकाओं के लिए, वैसे लड़का लड़की के लिए, वैसे वर वधू के लिए निश्चित तौर से शिव जी की पूजा उसे करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप शिव की पूजा करेंगे नियमित तौर से प्रतिदिन, और प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, तो नाड़ी दोष का प्रभाव कम हो जाता है और जीवन में जितनी भी कठिनाइयां, जितनी भी बाधाएं
कैरियर संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, नौकरी संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, आपस में तालमेल संबंधी हो, किसी भी प्रकार की जो परेशानी होती है वो कम हो जाएगी। लेकिन याद रखें कि ये जन्मपत्री मिलान निश्चित तौर से किसी अच्छे ज्योतिष से कराएं। साधारण तौर पर अष्टकूट मिलान देख करके किसी ऐप से या किसी मंदिर में बैठे पंडित पुजारी से दिखा करके ना करें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखा जाता है, बहुत कुछ देखना आवश्यक है। जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तब विवाह करेंगे तो फिर निश्चित तौर से ऐसा प्रतीत होगा कि ये वर और ये वधू एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऊपर से तय करके भेजा गया है। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा वीडियो अपना कमेंट जरूर दें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें आज्ञा दें। नमस्कार।